तो आज हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? जो सर्टेन जो है एरियाज होते हैं जहाँ पर एक निश्चित तरह का ढलान होता है और उन जगहों से कोई स्ट्रीम या धाराएं निकलती हैं। वो एक निश्चित ढलान की ओर बहते हुए फाइनली जो है मैदानों में पहुंचती हैं और मैदानों के बाद जो है सागर में पहुंच जाती हैं। तो ये जो धाराएं हैं ये कई तरह के एरिया से गुजर करके एक निश्चित जगह पर जो है पहुंचती हैं और इस पूरे पार्ट को हम जो है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी नदियां आती हैं और ये जो नदियां हैं कुछ नदियां जो है नॉर्थ वाले हिस्से से निकलती हैं जिनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। कुछ रिवर जो है नीचे पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं जिनको हम पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और इनमें से कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूरे साल भर लगातार जिनमें पानी रहता है उन्हें हम पेरिनियल रिवर या सदाबहार नदियां कहते हैं। तो इस तरह से जो भारत का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है इसको अगर हम टोटल एरिया देखेंगे इसका तो उस टोटल एरिया में हम ये देखेंगे कि जो हिमालय वाले हिस्से से जो नदियां निकलती हैं और जो पेनिनसुलर इंडिया से जो नदियां निकलती हैं उनमें जो वाटर वॉल्यूम है इसमें 77% जो है पार्ट अकेला गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी ये वो नदियां हैं जो भारत में ईस्ट यानी पूरब की तरफ बहती हैं और ये फाइनली गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है या वो ज़्यादा वाटर वॉल्यूम कंटेन करती हैं। तो ये तो हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, पश्चिम की तरफ, और ये नदियाँ जो है अरेबियन सी में गिरती हैं। इनका जो परसेंटेज है वो कम है यानी लगभग 23%। और इसमें इंदस हो जाएगा या उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, माही हो गया, पेरियार हो गया, ये सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो अगर हम जो है इनके वाटर वॉल्यूम के हिसाब से इन्हें विभाजित करें तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां ज़्यादा मात्रा में पानी ले जाती हैं और इसमें ज़्यादातर पेरिनियल रिवर्स हैं, सदाबहार नदियां। अरब सागर में जो है कम नदियां हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनको हम न तो इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, न ही हम इनको जो है अरब सागर में जाने वाली नदियां। ये जो है नदियां ऐसी हैं जिनका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होता है, उत्तर की तरफ बहती हैं और बाद में फाइनली ये दूसरी नदियों के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसमें से मुख्य रूप से ये नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन। ये नदियां जो है नॉर्थ डायरेक्शन में पहले जाती हैं और उसके बाद फिर गंगा में मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह से जो है आप भारत की मुख्य मुख्य नदियों का विभाजन कर सकते हैं कि ये इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। हमारे पास ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सी नदियाँ जाती हैं या फिर अरब सागर की तरफ कौन सी नदियाँ जाती हैं, या फिर ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है कि नॉर्थ की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो अपने ओरिजिन पॉइंट से उत्तर दिशा में जाती हैं। तो इस तरह से जनरल डिवीजन यहाँ पर नदियों का हो जाएगा और ये इनकी लोकेशन है नदियों की कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं और किस किस तरह से ये नदियाँ अपना एरिया बनाती हैं। तो ये नंबर 1 पे तो जो है ये इंदस रिवर है
जो जम्मू कश्मीर से होते जाती है। यहाँ पर ये जो है उत्तराखंड से निकलने वाली जो है गंगा हो गई है। ये इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। साउथ में मुख्य रूप से देखेंगे तो ये गोदावरी नदी हो गई है। ये यहाँ पे कृष्णा हो गई है। इधर यहाँ पे ये महानदी हो गई है। तो इस तरह से भारत में नदियों का एक जाल है, और जितना ये लाइनें आप बीच में देख रही हैं ये सारी नदियां हैं। कोई ना कोई नदी है, छोटी बड़ी। राजस्थान में आप देख रहे हैं ये लूनी नदी है जो इस तरह से बह रही है। इधर जिसकी अभी हम बात करें चंबल, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, यमुना में मिल जाती है। सिंध ये भी ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ मिल जाती है। ये बेतवा है, ये भी ऊपर की तरफ जाती है। ये यहाँ पे सोन है। इस तरह से भारत में पूरा नदियों का एक जाल है, एक नेटवर्क है, पूरे भारत के अंदर जो है ये फैली हुई है। अब अगर हम इनका नेचर देखें बहने का, जिसको हम जो है ड्रेनेज नेचर बोलते हैं, अपोहा प्रवृत्ति, कि किस साइड में ये नदियां जाती हैं, तो अगर हम ये कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, जो सतह है उसके आधार पर ये नदियाँ कैसी बहती हैं। दूसरा है इसमें स्लोप, यानी ढलान, ढलान के आधार पर ये कैसी बहती हैं। और तीसरा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना। अगर हम इन दो तीन चीज़ों के आधार पर भारत की नदियों का डिवीजन करेंगे, भारत की नदियों को बांटेंगे, तो हम इन सारे बेसिस पर जो है सारी नदियों को दो कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं, दो श्रेणियां। एक होती है सिक्वेंशियल ड्रेनेज सिस्टम, इनको हम कहते हैं कर्मवर्ती अपोहा तंत्र। और दूसरा होता है इसमें नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज सिस्टम, अकर्मवर्ती अपोहा तंत्र। इसका मतलब ये जो नदियां होती हैं सीक्वेंशियल, ये ढलान के हिसाब से जाती हैं, यानी जहां इनको ढलान मिलेगा उसके हिसाब से नदियां आगे बढ़ जाती हैं। तो ये नदियां जो है क्रमवर्ती होती हैं, जो एक ढलान के हिसाब से जाती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो स्लोप के अगेंस्ट में जाती हैं, यानी ढलान तो उल्टी साइड में है, फिर भी ये उल्टी साइड में बह रही हैं। तो ऐसी नदियों को हम जो है अकर्मवर्ती या नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। हम इनको पढ़ेंगे भी कौन कौन सी नदियां इसके अंदर आएंगी। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो ढलान के हिसाब से जाती हैं, जिस तरफ ढलान होगा वैसा। जैसे हम भारत का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हम जो है नॉर्थ में हिमालय वाले हिस्से को देखेंगे, तो हिमालय में जो पहले ढलान साउथ की तरफ आता है, फिर ईस्ट की तरफ जो है नदियां मूव कर जाती हैं। जो ग्रेट प्लेन वाला हिस्सा है उसमें से कुछ नदियां जो है वैसे ढलान तो जो है पूरब की तरफ है, परंतु पश्चिम की तरफ चला जाती है नदियां, यानी अगेंस्ट में जा रही है। साउथ इंडिया में जाएंगे कोस्टल वाला एरिया, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से ढलान ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, इसलिए वहाँ से नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो ये जो नदियों का बहने का स्ट्रक्चर है, या फिर जैसे हम इंडस देखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जाती है, फिर वहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ बहते हुए जो है पाकिस्तान में प्रवेश करके फिर अरेबियन सी में पहुंच जाती है। तो ये नदियां जो है स्लोप दिखाती हैं, सरफेस दिखाती हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाती हैं कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति भारत में है। तो हम नदियों को इन तीन पॉइंट्स पर, जो सतह है, ढलान है और भौगोलिक संरचना है, दो हिस्सों के अंदर हम बांट देते हैं। कुछ ढलान के हिसाब से बहती हैं सिक्वेंशियल रिवर, कुछ ढलान के अगेंस्ट में बहती हैं नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज रिवर्स। अब अगर हम इनको जो है देखेंगे तो सीक्वेंशियल में आप देख रहे हैं, जैसे ये जो आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं ये सीधा आ रही है ऐसे, तो ये ढलान के साथ चल रही है, इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल। ये क्रमवर्ती जो है स्वरूप में जो है रहती हैं।
इसको जब आप सीक्वेंशियल को लेंगे तो इसको आप जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, यानी अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती यानी जो सीधे ढलान पे चलती हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये कॉन्सिक्वेंट है, ये सीधे ढलान की तरफ चलती है। और इस तरह की नदियाँ हम खासकर साउथ इंडिया में देखते हैं, जिसमें जो है हमारा कोस्टल प्लेन्स वाला हिस्सा है। तो उसमें पश्चिमी घाट से नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियाँ ऐसी जाती हैं। और पीछे आपने इनका मैप भी देखा था। तो इन नदियों को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स या अनुवर्ती नदियाँ। ये ढलान के हिसाब से या टूवर्ड स्लोप जाती हैं, ये ढलान के हिसाब से। और दूसरी होती हैं इसमें सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स, परवर्ती नदियाँ। ये टूवर्ड्स टूवर्ड्स डायरेक्शन एंड स्लोप। ये जो है कुछ तो पहले जो है स्लोप के हिसाब से जाती हैं, फिर ये दिशा बदल देती हैं अपनी, जैसे जैसे इनको मिलेगा। यानी जरूरी नहीं है कि सीधा जाना है इन्हें, कुछ ढलान, फिर ढलान अगर चेंज हो रहा है तो बदल जाती हैं, अपना टर्न कर लेती हैं। इनमें से जो है चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन, जो हमने नॉर्थ को जाने वाली नदियां बताई थी, तो पहले उत्तर दिशा में बहती हैं, क्योंकि बीच में जो है प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू में ऐसा है तो ये पहले प्लेट्यू में ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, फिर वहाँ से जो है डायरेक्शन चेंज कर देती हैं और गंगा के साथ बे ऑफ बंगाल में आ जाती हैं। तो इनको कहेंगे हम सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स या फिर परवर्ती नदियाँ। तो इस क्रम के आधार पर आप ये दो चीज़ें इसके अंदर देख रही हैं। और ये आप इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये येलो रंग का है, ये यहाँ से ऐसी जा रही है, ढलान इसको मिला होगा, इसके बाद इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया और फिर इस तरफ चली गई है। तो ये नॉर्थ को जाने वाली नदियाँ ऐसी है, ऐसे ऊपर को जाती हैं और फिर बाद में इस तरह से मुड़ मुड़ के टर्न हो जाती हैं। तो हम इन कर्मवर्ती नदियों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। भारत की जो रिवर्स हैं उनको हम ले सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। और एक बार हमें डेफिनेशन याद हो जाए और साथ में हमने जो पूरा का पूरा इंडिया का जो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, हिमालयन हिस्सा पढ़ रखा है, ग्रेट प्लेन्स पढ़ रखा है, डेक्कन पढ़ रखा है, कोस्टल प्लेन पढ़ रखा है, वहाँ से हम खुद ही कंक्लूजन कर सकते हैं कि कौन सी नदी किधर जा रही है और उसके आधार पर हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो तब आप इस दोनों के अंदर डाल सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स और सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स किसके अंदर आएंगी, इसके हिसाब से आप इसे बांट सकते हैं। फिर जो दूसरा पार्ट था, सेकेंड वाला, ये था नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज सिस्टम, अकर्मवर्ती। तो ये जो अकर्मवर्ती वाला जो हिस्सा है, इसमें जो रिवर्स हैं, इनको ये कहा जाता है कि खासकर इसमें वो नदियां आती हैं कि जब हिमालय बना होगा, तिथि सागर की जगह पर जब हिमालय आया तो उससे पहले से कुछ नदियां हैं। ये जो नदियां हैं हिमालय के उत्पन्न होने से पहले की, उनका जो डायरेक्शन है उसको हम इसके अंतर्गत ले लेते हैं नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें कुछ हिस्से तो आते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स, पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं हम, पूर्ववर्ती नदियां विशेष रिवर्स विच फ्लोड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। और इसमें खासकर जो है जो भारत के उत्तर पश्चिम वाली नदियां हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो हिमालय से बिल्कुल अलग से चलता है। तो इसका मतलब हिमालय के बनने से पहले की नदियां हैं। इसमें खासकर इंदस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज आप देखते हैं, और इनकी बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप देखते हैं कि उनका जो डायरेक्शन है, जैसे गंगा है, यमुना है, ये जो बाकी नदियां जो हिमालय के बीच वाले हिस्से से निकलती हैं वो, और ये वाली, तो ये हिमालय के बनने से पहले की नदियां मानी जाती हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इनके ट्रिब्यूटरीज। और इन नदियों को कहते हैं हम पूर्ववर्ती नदियां, हिमालय के बनने से पहले। दूसरी इसमें जो है सुपरइम्पोज्ड स्ट्रीम्स,
पूर्वोरोपित नदियां, ये क्या है? When the surface structure in a geological region is different from the structure below, the rivers flow through their previous path. तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने पूर्व के रास्तों पर ही बहती हैं, जबकि जो है वहाँ पर कोई चेंज अगर हुआ हो उसके बावजूद भी। और यही कारण है कि हम भारत में सारी नदियों को कैसे देखते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं। बस कम नदियां हैं जो साउथ से उत्तर की तरफ चढ़ रही हैं। तो इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग ढंग का है। और इनमें जो है ये नदियां सोन, चंबल, बाणस, बेतवा, ये सारी ऐसी नदियां जो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो इसको हम इस कैटेगरी के अंदर ले लेते हैं। तो ये भारत में नदियों का सरफेस, स्लोप और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम डिवीजन कर सकते हैं। ये हिस्सा खासकर जो है यूपीएससी में, सिविल सर्विस में आता है ज़्यादातर, और वो भी जो है खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेंस में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस जो है सेंटर वाला हो या सिविल सर्विस स्टेट वाला हो, उन जगहों पर ये। और अगर ये टर्म्स अगर हम पढ़ ही नहीं है तो इस पर हम बोल ही नहीं सकते हैं कुछ कि है क्या चीज़ें। अगर हमने ये चीज़ें पढ़ नहीं है कि नॉन ग्रेडियंट ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अब अगर हमने इसको पढ़ा ही नहीं है तो हम इस पर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, या इस पर क्वेश्चन आ गया तो ये भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये समझनी ज़रूरी हैं, और इसके हिसाब से फिर आप इस पर जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन डाउट यहाँ से? है? ये नदियाँ वो हैं जो अपने पहले के ही रास्ते में बहती हैं, जबकि बाद में बदलाव हो चुका होता है। तो जो बदलाव बाद में हुआ है उसके बावजूद भी अपने पहले ही वाले रास्ते पे जाती हैं। और यही कारण है कि हमने कहा ये दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं नदियाँ। यहाँ पे मैप का मतलब ये नहीं कि साउथ वाला जो है नीचे की तरफ है और नॉर्थ वाला ऊपर की तरफ है। ये तो हमारी अपनी कल्पना है, वो तो फ्लैट ही है हिस्सा, बस अप डाउन्स हैं उसके अंदर। फिर भी इनके जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल अपोजिट में मिलते हैं हमें, साउथ से उत्तर की तरफ कम जाती हैं नदियाँ। और इसलिए जो है, क्योंकि ढलान तो है ही इसमें, क्योंकि सबसे निचला हिस्सा जो भारत में मिलेगा हमें वो तमिलनाडु में मिलेगा, क्योंकि वो समुद्र के सबसे पास है। और जैसे जैसे हम तमिलनाडु से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हाइट बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी हाइट हमें जो है हिमालय वाले हिस्से में मिल जाती है। तो वो हाइट बढ़ रही है उसमें, चाहे वो माउंटेन रेंजेस के कारण बढ़ रही हो हाइट, प्लेट्यूज के कारण बढ़ रही हो हाइट, या किसी और चीज़ के कारण। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्शन होना चाहिए नदियों का वो नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए, फिर भी ये है। तो इसका मतलब है कि ये नदियों का रास्ता पहले से नॉर्थ की तरफ है, बाद में जो है जियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं और अगल बगल की चीज़ों में मॉडिफिकेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके बावजूद भी ये नदियाँ अभी अपने पुराने ही रास्तों पर चल रही हैं। दैट इज द पूर्वोरोपित नदियाँ। अब हम जो है भारत वाले हिस्से पे आ जाते हैं कि भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है एग्जैक्ट क्या है। तो जब आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आएंगे तो इसको आप सीधे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं मुख्य रूप से। पहला हिस्सा तो जो है हिमालय की नदियां हो जाती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स। और दूसरा है जो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो जो नीचे हमारी नदियां हैं हिमालय को छोड़ने के बाद वो सारी हमारी पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो भारत की कुल मिलाकर हम नदियों का विभाजन दो श्रेणियों में कर सकते हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब इसके अंदर हम जो है हिमालयन रिवर में आएंगे। तो हिमालयी नदियों में मुख्य रूप से एक तो होती है मुख्य नदी और उसके साथ में होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदी। तो पूरी हिमालयन रेंज के अंदर हम तीन मुख्य नदियां देखते हैं, और इसमें से जो है सबसे
पश्चिम की तरफ मिलने वाली जो नदी हमारे पास वह है इंडस रिवर। दूसरी जो बीच में मिलती है हिमालय की ये है गंगा रिवर। और सबसे पूर्व में यानी ईस्ट में जो नदी मिलती है हमें ब्रह्मपुत्र। ये तीन मुख्य नदियां हैं हिमालय हिस्से की। और इनके साथ जुड़ी हुई फिर कई सारी सहायक नदियां जिनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये आप जो है हिमालयन रिवर का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये बीच वाले हिस्से में जो मिलती हैं, और जैसे हम जो है इंडस की बात कर रहे हैं तो उनकी बात कर रहे थे कि हम जो हिमालय बनने से पहले की नदियां हैं, उससे पूर्व की नदियां हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से ये है, ये गंगा नदी हो गई, इसके नीचे यमुना हो गई है, ये बीच में जो है घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सारी जो है गंगा में मिलती हैं। इधर से जो है ये सांगपो, ये जो है ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद ये यहाँ पर आकर के ये भी मिल जाएगी। जब जो है गंगा जो है बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो पद्मा, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र उसमें आके और मिलके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जब वो गिरेगी तो उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो हिमालय में तीन रिवर सिस्टम है मुख्य रूप से, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ये हिमालय से निकलने वाली नदियों की स्थिति एग्जैक्ट इस तरह से होती है। ये हैं हमारे ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर जो है बहुत हार्ड रॉक किस तरह होते हैं, सॉफ्ट स्नो जैसी नहीं है ये। और ये बहुत ग्रेजुअली मेल्ट होती है, यानी बहुत धीरे धीरे पिघलती है। तो दो तरह से जो है पानी यहाँ से बनता है, एक तो बर्फ़ के पिघलने से बनता है पानी, एक ग्लेशियर के पिघलने से बनता है। और ग्लेशियर परमानेंट चीज़ है, बर्फ़ तो हो सकता है कि एक ही दिन में पता नहीं कितनी पिघल सकती है, बट ग्लेशियर उस तरह का नहीं पिघलता है। तो ये तीन हिमालयन रिवर्स हैं इसके अंदर। और पेनिनसुलर में जाएंगे अगर हम, प्रायद्वीप की नदियाँ, तो प्रायद्वीप में जो है एक तो जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है नदियाँ, पश्चिमी घाट, और दूसरा जो है विंध्या की पहाड़ियों से निकलती हैं। इन दोनों को हम जो है पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदियों की कैटेगरी में रखते हैं। तो पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और हमने पीछे आपको पश्चिमी घाट दिखाया था। तो पश्चिमी घाट में जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और पूरब की तरफ बहती हैं, यानी ईस्टर्न घाट की तरफ ये बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरी वो नदियां हैं जो विंध्या की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो बीच में आपको विंध्या सतपुड़ा रेंज है वहाँ। तो उसमें जो है महानदी हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये, और इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। यानी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं भारत की जो इस जगह से निकलेंगे। तो ये हम नदियों का एक डिवीजन कर सकते हैं सामान्य रूप से कि कहाँ कहाँ से नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं। और कई बार जो है वो जब क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं या मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो उन जगहों पर ये क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं कि कौन कहाँ से निकलती है, क्या डायरेक्शन है उसका, कहाँ से होके जाती है। तब हमें ये जानकारी चाहिए होती कि कहाँ पर क्या है। अब जो हिमालय की जो नदियाँ हैं, क्या इनकी कोई विशेषताएं हैं, कोई साइलेंट फीचर है इन नदियों में? तो इन नदियों में विशेषताएं हैं। जैसे इनका जो निर्माण होता है वो ग्लेशियर के पिघलने से और बर्फ़ के पिघलने से होता है। तो हिमालयन नदियों की ये विशेषता हो जाएगी पहली। दूसरी, ये नदियाँ पेरिनियल हैं, यानी सदाबहार हैं, यानी पूरे साल भर जो है इनमें पानी जो है हमें मिलेगा। जब ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए जाते हैं, और कई जगहों पर जो है क्योंकि यहाँ अप डाउन्स हैं, और वैसे भी जैसा हम देखा हिमालय में देखते हैं कि ग्रेट हिमालय से नदियाँ निकली, फिर वो मिडिल हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, उसके बाद जो प्लेन में जाती हैं। तो इस बीच में कई सारे गड्ढे बनाते हैं या महाखड्ड बोलते हैं इनको, और इनको हम जो है डीप जॉर्ज के नाम से जानते हैं कि गहरे गहरे महाखड्ड बनते हैं यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी हिमालय नदियों की एक विशेषता है।
उसके अलावा यहाँ पर जैसे इंदस जॉर्ज है, ये इंदस, ये जो है इंदस नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में बनता है। इसी प्रकार से सिपकिला, सिपकिला जॉर्ज है और ये सतलुज नदी पर बनता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है ये वाला हिस्सा। और ये जो नदियां हैं ये एक घाटियों का निर्माण भी करती हैं, विशेष रूप से वी शेप वैली बनाती हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा आ रखा है कि वो कौन सी नदियां हैं जो वी शेप वैली बनाती हैं, क्योंकि ये कट्स करती हैं तो एक जगह से निकल के दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो ऐसे अंग्रेजी के वी शेप के आकार की वैली का निर्माण भी करती हैं हिमालयन रिवर। ऑल दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो ये हिमालय नदियों की कुछ खास बातें हो जाएंगी इसके अंदर। अब हम इसमें जो है पर्टिकुलर जो है जो नदियां हैं, जैसे इंदस है उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इनको थोड़ा थोड़ा जो है समझ लेंगे तो फिर यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे भारत की पश्चिम में जो नदी है वो है इंदस। तो ये है इंदस, ये हो गया चाइना, ये हो गया तिब्बत, ये यहाँ पे पूरी कैलाश पर्वत श्रेणी, ये पूरी कैलाश रेंज है। इसी कैलाश रेंज में यहाँ पर जो है एक ग्लेशियर है और इस बोखर चू जो है यहाँ पर ग्लेशियर्स है। वहाँ पर फिर एक लेक है जिसका नाम है मान सरोवर लेक, और मान सरोवर लेक से निकलती है ये इंदस रिवर। तो इंदस नदी का जो शुरुआत है वो आपको पहले ध्यान रखना है कि कहाँ से है। तो पहली खास बात क्या है, फ्लो थ्रू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के पश्चिमी भाग से होकर के बहती है सिंधु नदी, पश्चिम में सबसे पश्चिम वाली नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हालांकि इसकी टोटल जो भारत में बहने वाला हिस्सा है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा ही पाकिस्तान में है, बट जो टोटल लेंथ बैठती है उसकी ये बैठती है। और इसका जो ओरिजिन है ये बोखर चू के पास से जो है निकलती है, ग्लेशियर नियर बोखर चू। और जब ये भारत में एंट्री करेगी तो भारत में जो एंट्री वाला पॉइंट है इसका पहला ये लद्दाख है, लद्दाख में आती है सबसे पहले। और लद्दाख में जिस जगह पर आती है उसका नाम है डेमचौक। तो ये है यहाँ पर डेमचौक, यहाँ पर ये नदी सबसे पहले आई। और इसके बाद जो है ऊपर जाती ये यहाँ पे लेह, ये पूरा लद्दाख वाला हिस्सा है जहाँ से ये नदी सबसे पहले जाती है। तो लेह में एंट्री करी और फिर ये यहाँ से ये बहती हुई जो है सबसे ऊपर। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि ये वाला हिस्सा तो जो है पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हमारे पास इस नदी का जो जगह है वो सिर्फ कौन सा है, लद्दाख वाला हिस्सा। और लद्दाख का ये वाला हिस्सा भी किसके पास है, चाइना के पास है, अक्साई चीन। तो ये जो नदी है इसका जब ये तिब्बत में रहे, तिब्बत में, तो तिब्बत में इसका जो नाम है वो कुछ और है, और इसको जो है वहाँ पर जो है सिंगी खम्बन ये भी नाम दिया जाता है, या फिर इसको कहा जाता है द लॉयंस माउथ, शेर मुख, लॉयंस माउथ भी बोलते हैं इसे तिब्बत के अंदर। तो ये इस नदी की विशेषता है। ओरिजिनल जो इसका नदी का रूप है ये वाला है, ये इस तरह से इन उसके बीच में जैसे हम कह रहे हैं कि डीप गॉर्ज बनाती हैं ये गहरे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, रेंजेज हैं, इनके बीच से निकल कर ये काट करके टेढ़ मेढ़े जो रहा, अब जैसे हम कह रहे हैं वी शेप, तो ये जो आप देख रहे हैं किस तरह की जो है वैलियाँ बन रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है गहरे महाखड्ड भी बनते हैं जब वो एक जगह से निकल के दूसरे के अंदर जाती हैं। तो ये है, और इसके बाद जो है ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। देखो पाकिस्तान में जो इसका टोटल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के जो है जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जो है
ज़्यादा भारत में अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे 2880 किलोमीटर से, तो भारत में हार्डली जो है ये 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी जो लंबाई इसकी वो दोनों जगहों पर है। और ये काफ़ी लंबी नदी जो है भारत की एक मानी जा सकती है। हमने क्योंकि ये नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है, तो इसके लिए हमने इस नदी के पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, इसके लिए दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी भी हुई थी। और वो ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी। इसका नाम इंदस वाटर ट्रीटी है। तो ये जो 6 नदियां हैं, 6 नदियां जिसमें इंदस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, 6, इन 6 नदियों के पानी का इस्तेमाल डिफाइन किया गया है। तो इसमें जो सबसे ऊपर की 3 नदियां हैं, जिसमें जो है सबसे ऊपर इंदस है, उसके नीचे झेलम है, उसके नीचे चिनाब है, इन 3 नदियों का पानी ज़्यादातर पाकिस्तान जाता है। और इससे नीचे जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका इस्तेमाल भारत मुख्य रूप से इसका करता है। तो इसके लिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको हम इंदस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो ये इंदस रिवर की विशेषताएं, इसके साथ में कुछ और क्या चीज़ हैं। इस नदी में हम क्या देखते हैं, इसके लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी बहुत सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इसकी सहायक नदियां। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इसमें, यानी इसमें जो है बाईं साइड से जो मिलने वाली नदियां इसमें ये है जास्कर, सुरू, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पंजनद। ये सारी आप नदियां देख रहे हैं कि ये इसमें इधर की साइड से मिलती हैं। तो ये है इंदस का निकलने वाला हिस्सा। ये हो गया कैलाश माउंटेन जो यहाँ पे दिख रहा है। कैलाश माउंटेन के पास में बना हुआ है मान सरोवर झील। फिर ये नदी यहाँ से ऊपर एंटर होगी। यहाँ बीच में इसमें दो और मिलती हैं, श्योक और नुम्ब्रा, ये दो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर ये यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ गिलगिट है एक नदी, और वो इसके अंदर मिलती है। फिर यहाँ से इधर से और सी नदियाँ हैं, वो हम अगले में बताएंगे। परंतु ये लेफ्ट साइड की कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ आकर के इसमें कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर हम इसको फाइनली क्या कहते हैं, इंदस रिवर ही कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। तो ये सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंदस के बाद फिर कौन सी है, झेलम, झेलम के बाद फिर चिनाब है, चिनाब के बाद फिर रावी है, रावी के पीछे ब्यास भी है, और इसके नीचे सतलुज है। इससे नीचे एक और नदी बताई जाती थी पहले, एंड दैट वाज द सरस्वती। अब उसका अपीयरेंस वैसा क्लियर नहीं है, परंतु इस तरह। तो ये हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। ये इंदस की लेफ्ट साइड की सहायक नदियां हो जाएंगी। और अगर हम जो है इसमें राइट साइड, इसके हिसाब से राइट साइड देखेंगे तो फिर इसमें कौन कौन सी हैं, तो ये है इसमें श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुम्ब्रा, सेंगर, गास्टिंग और द्रास, ये नदियां इसके अंदर जो है राइट साइड से आने वाली हैं। तो जब ये ऐसा हो नदी ये ऊपर से होते जाती है, तो ये आप देखिए इसमें कौन कौन सी और आ रही हैं, इसमें कई सारी। और ये संडी कटक है, यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं उसके नज़दीक में, जहाँ पर ये नदियाँ काबुल, कुमरा, तोची, गोमल, ब्योबो, ये इसमें जुड़ जाती हैं राइट साइड की तरफ से, दाहिनी साइड। जब आप इसको जो है तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हम हो गए हैं, हम मेन रिवर इधर की साइड से हमारी जो है लेफ्ट साइड स्ट्रीम हो जाएंगी, इधर की साइड से राइट साइड स्ट्रीम हो जाएंगे। तो राइट साइड स्ट्रीम में आप देख रहे हैं इसमें ये लेह वाला हिस्सा हो जाएगा, ये हमने बताया था, ये श्योक, ये पीछे हमने दिखाया था, ये
गिलगिट हो जाएगा। फिर ये है यहाँ पे, ये कुनार, स्वात, काबुल, खुर्रम, गुमाल, कुंदर, जौब, पंजनद, ये सारी जो है इसमें दाहिनी साइड से आने वाली, ऐसी गंगा पर भी आता है हमारा क्वेश्चन कि गंगा के दाहिनी तरफ से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और बाईं साइड से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो वहां पर भी आपको फिर जो है ये अप्लाई करना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी नदी आ रही है। तो ये जो है इंदस नदी की विशेषता है। इसका जो टोटल एरिया बैठता है ये 430 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे यहाँ टोटल ये जो है पूरा इतना बनेगा। और लंबाई इसकी अगर हम यहाँ से जो है मानसरोवर से लेकर के पूरा जो है अरेबियन सी तक उठा लें इसकी, तो इतनी भी बैठ जाती है ये। तो ये कुल मिला के हमारे भारत में सबसे लंबी नदी की श्रेणी में आएगी। और ये बाकी इसमें लेफ्ट साइड वाली हो गई सबसे नीचे सतलुज, ये इसके ऊपर रावी, रावी के ऊपर फिर चिनाब, चिनाब के ऊपर झेलम, और झेलम के ऊपर ये सिंधु नदी मुख्य हो गई। तो ये इस तरह से इंदस रिवर का मुख्य हिस्सा बन गया। ठीक है यहाँ तक। इसमें जो है एक पंच नद का उल्लेख भी आता है। पंच नद यानी 5 नदियों का संगम। ये जो पंच नद हैं ये पंजाब में 5 प्रमुख नदियां हैं और ये पांचों जो है वहाँ पंचनद के नाम से जानती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, पंचनद के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये जो इंदस है फॉल्स इनटू द अरेबियन सी ईस्ट, कहाँ पे गिरती है? पाकिस्तान में कराची। कराची के बाद जो है ये नदी अरब सागर में जो है गिर जाती है। दूसरी है इसके अंदर झेलम नदी। तो जो झेलम नदी है ये झेलम नदी निकलती, इस झेलम का उल्लेख जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है और उन ग्रंथों में इन नदियों को संस्कृत में इनके नाम कुछ और बताए गए हैं। तो ये जो झेलम नदी है इसको वितास्ता, वितास्ता नदी के रूप में जो है वर्णित किया गया है। इसका जो ओरिजिन है, निकलती कहाँ से है? ये है शेष नाग झील है वेरीनाग में, और ये वहाँ से निकलती है। और इसका जो ये लोकेशन है पीर पंजाल गिरिपद बोलते हैं हम इसे, वहाँ से। अगर हम ये कहें ये बहती कहाँ कहाँ से है, तो ये मुख्य रूप से बहती है श्रीनगर, ये श्रीनगर शहर है, ये श्रीनगर ओरिजिनल सिटी है, और ये बह रही है यहाँ पे झेलम। उसके अलावा यहाँ पर एक झील भी बनती है श्रीनगर में महत्वपूर्ण, इसका नाम है उलर लेक। ये उलर झील है यहाँ पे, जहाँ पर बोटिंग वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसके अलावा जो है आगे चलकर एक संकरा और गहरे गड्ढ बनते हैं इसके अंदर, इस झेलम नदी के पास। बाकी जो है ये नदी जो है बाद में चिनाब से मिल जाती है, और चिनाब में जहाँ पर ये मिलती है यह है ढंगिन, पाकिस्तान, वो जगह है जहाँ पर ये चिनाब नदी के साथ में मर्ज हो जाती है। उसके अलावा जो है ये जो नदी है झेलम, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन भी बनाती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ होती हैं कि उस नदी के उधर दूसरा देश आ जाता है, नदी के इधर दूसरा देश आ जाता है। तो झेलम वो नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को बनाने का काम भी करती है। और इस पर जो है हमने कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जिसमें जो है तुलबुल, तुलबुल पावर प्रोजेक्ट और उरी, उरी पावर प्रोजेक्ट है। ये इस नदी के ऊपर बन रखे हैं। तो ये है झेलम नदी की विशेषता। और जो लंबाई बैठ थी इसकी भारत में लगभग वो 750 किलोमीटर, यानी 725 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आती है। ये हो जाएगी
झेलम। उसके अलावा चिनाब है फिर इसके नीचे, चिनाब नदी। अब इस चिनाब का उल्लेख भी संस्कृत में दूसरा है, जैसे इसको अस्कनी, अस्कनी बोला गया है, और इसका नाम चंद्रभागा भी है। अब चंद्रभागा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो नदी है दो नदियों के संगम से बनती है, इसलिए इसका नाम ये भी आता है। तो ये नदी भारत में जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, पानी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती है। और इस नदी ये फॉर्म्ड टू रिवर्स से मिलकर, यानी जो धाराएं आती हैं शुरुआत में, दो धाराओं से मिलकर बनती है ये। उनमें से एक है चंद्रा और दूसरा है भागा, और वो दोनों मिलती हैं तो उसी को मिलाकर बोलते हैं चंद्र भागा। उसी को बोला जाता है अस्कनी और उसी को बोलते हैं चिनाब। तो ये लगभग लगभग ये जो मिलती हैं ये दोनों तंडी, तंडी जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर ये दोनों चंद्र और भागा मिलती हैं और उसके बाद बन जाती है नदी। और इस पर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स भी बने हैं, यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं इस नदी पर। इसमें एक तो बगलीहार, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है, एक सलाल पावर प्रोजेक्ट है, एक दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट्स है। ये विद्युत परियोजनाएं हैं। और इस नदी को अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऐसे भी शेप की वैली बनाते हुए जो है इस तरह से नदी आगे बढ़ रही है। तो ये है चिनाब नदी, जो अस्कनी या फिर चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद जो है रावी है। रावी को संस्कृत में बोला जाता है पुरुषणी, या फिर इसको इरावती भी बोला गया है। तो पुरुषणी और इरावती जो है इसके नाम है। ये नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू पहाड़ियों के पास में। तो वहाँ से निकलती है रावी नदी। रावी को पुरोसणी या इरावती भी बोलते हैं। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटियाँ हैं, कुल्लू घाटी, रोहतांग। और तुमने सुना होगा रोहतांग में भारत का एक सबसे लंबा टनल भी बना है जिसका नाम अटल टनल है। तो अटल टनल जो है यहाँ हिमाचल को कहाँ से जोड़ देगा? जम्मू कश्मीर से, वहाँ से कनेक्ट कर देगा। और ये जो है नदी बहती है चंबा घाटी से होते हुए। चंबा एक शहर भी है हिमाचल प्रदेश में, तो चंबा वैली से होते हुए बहती है और आगे जाकर के जो नदी है चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब में कहाँ पर मिलती है? सराई सिंधु जगह है, वहाँ पर ये नदी उसके साथ में मिल जाती है। इसका जब हम ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं तो इस तरह से दिखती है ये रावी नदी। और इस पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, यानी इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन डैम्स वगैरह बन रहे हैं। इनमें से जो है चमेरा डैम, थीन डैम और शाहपुरा कंडी, ये हम इसमें बनाने का प्लान कर रहे हैं। इट मीन्स प्रोजेक्ट्स इज इन प्रोग्रेस। ये हम प्लान कर रहे हैं कि ये हम इस नदी पर बनाएंगे। और लगभग 720 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, रावी नदी। ये रावी का हिस्सा हो गया। उसके अलावा जो है इसमें एक और डैम है, बीन डैम। ये लगभग 147 मीटर की हाइट का डैम है। और ये कहाँ पर बना रखा है हमने? पंजाब में। पंजाब में चाइना विलेज है, एक चाइना गांव है, वहाँ पर बन रखा है ये बीन डैम। और इस पर हमने हाइडल पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक तो 480 मेगावाट का है इसमें, और उसके अलावा इससे इरिगेशन का काम भी होता है, यानी सिंचाई का काम भी होता है। और लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया है जो इस बीन डैम के माध्यम से पूरा होता है। तो ये जो है रावी नदी पर बना हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर इसके साथ में है ब्यास नदी।
ब्यास नदी को हम बिपाशा संस्कृत में बोलते हैं, और अगेरकिया भी इसका नाम है। अगर आप ब्यास की उत्पत्ति देखें निकलती कहाँ से है, तो ये ब्यास कुंड है। ये भी रोहतांग पास है, यानी जहाँ से रावी निकलती है वहीं आसपास से निकलती है। तो ब्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास में, वहाँ से निकलती है। और एक काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हिस्सा है, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है ये ब्यास कुंड, जहाँ से निकलती है ब्यास नदी। ये नदी कहाँ कहाँ से गुजरेगी? एक तो कुल्लू घाटी से गुजरती है, कुल्लू। और यहाँ पर जो है ये भी जॉर्ज बनाती है कटी एंड लारगी, और ये धौलधार श्रेणी है वहाँ पर, वहाँ से जाती है। बाद में जब ये नदी आगे जाती है तो ये ज्वाइन करती है किसको? सतलुज को। और सतलुज के साथ ये मिलती है एक डैम के पास में। उस डैम का नाम है हरीके। ये हरीके जो बांध है पंजाब में, यहीं से निकलती है भारत की एक सबसे लंबी कैनाल, सबसे लंबी नहर, जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान में सिंचाई के लिए, पंजाब में, हरियाणा, 3 जगहों पर सिंचाई कार्य को सुचारू ढंग से करने के लिए जो है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। तो जहाँ से वो निकलती वो ये हरीके डैम है। तो ये जो हरीके डैम है वहाँ से, उसके अलावा जो है ब्यास नदी पर पुंग पोंग डैम भी बना है, इसको ब्यास डैम भी बोलते हैं। और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में है। ये 3 राज्यों का एक जॉइंट वेंचर है, और इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 मिलकर 3 को इसका फायदा होता है। बना ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ से जो है 2 पावर स्टेशन है, 668 मेगावाट का और 240 मेगावाट का। और यहाँ से सिंचाई भी होती है, लगभग 4 लाख हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करता है ब्यास नदी। और 470 किलोमीटर के आसपास लंबाई है ब्यास नदी की भारत में। तो ये जो है ब्यास रिवर हो गई है। ये जो है इंदिरा गांधी नहर है। तो आप देख रहे हो ये है यहाँ पे, ये इतना एरिया जो है ये इसके अंदर इरिगेट होता है। और ये है यहाँ पे हरीके बांध। ये सतलुज नदी, ब्यास नदी, ये यहाँ पे मिलती हैं और फिर निकलती है यहाँ से ये रिवर। और ये पूरा इतना एरिया इसे सिंचित करने का ऑब्जेक्टिव है। तो जो हरीके डैम है ये ब्यास और सतलुज नदी के मिलने से बनता है पंजाब में। और इस नदी को हम पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जानते थे, फिर बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हो गया था। 649 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई बैठती है। और ये जो लंबाई है हरीके बांध से लेकर रामगढ़ जगह है उसके बीच में है लंबाई। इसको मुख्य रूप से बनाया क्यों गया था? सिंचाई करने के लिए। कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों पर जो है सिंचाई मुख्य रूप से करनी थी। और फिर इसके माध्यम से 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। ये सिंचाई अकेले राजस्थान में नहीं बल्कि ये पंजाब में भी कवर होता है, हरियाणा में भी कवर होता है। तो 3 राज्यों में इस इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई कार्य को किया जाता है। और जो इसकी ओरिजिनल फोटो है वो इस तरह से देखते हैं आप। ये जो है आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी नहर है इस तरह से। तो भारत में ये सबसे लंबी मानव निर्मित नहरों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। दिस ऑल इज अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। तो वहाँ से ये फैक्ट है इसके अंदर काफ़ी सारे, कि नदी निकलती कहाँ से है, उसकी लंबाई कितनी है, उसमें किस तरह के फीचर्स हैं, कहाँ जुड़ती है, कहाँ पे कनेक्ट होती है। ये
तो इसको अगर हम एक दो बार रिपीट करेंगे तो हम इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन डाउट किसी का यहाँ से?